नाज़रीन, इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का केस जो है उसमें अपील लगी हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया गया कि अगले साल तक बारी नहीं आ सकती इमरान खान साहब की, क्योंकि केस बहुत सारे और भी पेंडिंग है। अंदाजा करें आप, ये वो अदालतें हैं जो इमरान खान साहब के केसेस जब सजा देनी हो तो आधी आधी रात तक अडियाला जेल के अंदर सुनते रहे, रोजाना की बुनियाद पे सुनते रहे। जब सजा देनी हो तो हर दिन इमरान खान को बुलाया जाता था कि लेकर आओ, और इसी अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे जब गिरफ्तार किया गया तो उसके रद्द अमल में 9 मई हमने देखा सबने। तो ये जनाब नवाज शरीफ साहब के केसेस उनकी मर्जी से लगते रहे हैं, हत्ता कि जब वो वापस आए तो अदालत एयरपोर्ट चली गई नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट करने के लिए। इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और मेरे ख्याल में उस स्टेटमेंट के बाद कोई और गुंजाइश नहीं है, उन्होंने बात ही खत्म कर दी उस स्टेटमेंट में। राजा साहब कहते हैं कि इनको अंदाजा हो गया था कि जुडिशल सिस्टम पर मुकम्मल कब्जा किए बगैर इमरान खान को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए जुडिशल सिस्टम पर मुकम्मल कंट्रोल किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम और इलेक्टोरल सिस्टम मुकम्मल तबाह हो गया है। ये जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने कहा और बात यही है, एग्जैक्टली यही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, लगभग एक हफ़्ता हो गया और भारत में पहलगाम इंसिडेंट के बाद भारत ने अब तक कोई सबूत फराहम नहीं किए। मैं अब चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा और ये सवालात मैंने एक हफ़्ते के बाद जानबूझकर उठाए ताकि इस बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट की जा सके। यहाँ वो तमाम सवालात हैं जो अब तक भारत से पूछे गए हैं और भारत के पास उनका जवाब नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं इस वीलॉग में हाईलाइट करूंगा जिससे पता चलेगा कि इस इंसिडेंट के पीछे कौन था और ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है इसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि ये हाई सिक्योरिटी एरिया है पहलगाम का इलाका, क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर में है और मकबूजा कश्मीर में ये वाहिद मकबूजा इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ौज मौजूद है। भारत की लगभग 1 मिलियन के करीब फ़ौज यहाँ पे है और दुनिया के किसी और खित्ते में, किसी और जगह पे इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी मौजूद नहीं है। तो ये हाई सिक्योरिटी एरिया है, यहाँ पे दहशतगर्दी का वाक़या हो जाना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है भारत की सिक्योरिटी के ऊपर। नंबर 2, इंटेलिजेंस की मुकम्मल नाकामी है। अगर मकबूजा कश्मीर में 200-300 किलोमीटर अंदर जाके अनंतनाग के इलाके में एक दहशतगर्दी का ऐसा वाक़या होता है और भारत बाद में अपने आप को बरीजुमा करता है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाकर, तो सबसे पहले भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जिनके बड़े दावे हैं और जिनके बड़े झंडे अपनी तरफ से उनके गड़े हुए हैं, तो उनको अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए और बताना चाहिए कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। नंबर 3, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10 मिनट के अंदर FIR कट जाना। ये सवाल पाकिस्तान ने भी उठाया, आलमी मीडिया ने भी उठाया और भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर FIR तो कट गई, दहशतगर्द आपसे गिरफ्तार नहीं हुए। कुछ इतलात ये आ रही हैं कि फ़लाँ इलाका है, वहाँ पे दहशतगर्द हो सकते हैं और अभी ऑपरेशन हो रहे हैं। दहशतगर्दों के बारे में कुछ बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मालूमात भारत ने दी हैं, वो भी मैं यहाँ पर अभी उठाऊँगा आपके सामने। ये जो CCTV कैमरे वाला मामला है ये भी होने चाहिए था ना वहाँ पे। देखिए, हाई सिक्योरिटी एरिया है, भारत का बहुत बड़ा बजट है, भारत ने बहुत सारी एरियाज़ में CCTV फुटेजेस जो है उसके लिए कैमरास इंस्टॉल किए हुए हैं। अब ये सयाहों का एक मेन इलाका था, इसके आसपास कोई CCTV फुटेजेस का बंदोबस्त नहीं था। हालांकि वहाँ पे जिप लाइन लगी हुई है, बहुत सारी सहूलतें हैं, लेकिन आने और जाने वाले लोगों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बहुत अजीब बात है। फिर सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे क्यों नहीं थे? कुछ लोगों ने यह भी बताया कि माजी में ये जो एरिया है जहाँ पे सयाह इकट्ठे थे, पहलगाम का इलाका, ये जो सैरगाह है, यहाँ पे माजी में सिक्योरिटी मौजूद रहती थी, लेकिन उस दिन यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले थी और उस दिन नहीं थी। यहाँ सिक्योरिटी अक्सर मौजूद रहती थी, लेकिन उस दिन ख़ास तौर पर वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। एक और चीज़ है कि हमले के फ़ौरन बाद ये कैसे मुमकिन हुआ कि भारत ने नाम जारी कर दिए और तस्वीरें और खाके जारी कर दिए उन दहशतगर्दों के मुबैना तौर पे जिन्होंने ये हमला किया है। यानी इसमें मैं आपको भी नाम बता देता हूँ। भारत ने पहले 3 नाम दिए थे। पहला नाम था हाशिम मूसा उर्फ सलेमान, दूसरा नाम था अली भाई उर्फ तलहा भाई,
और ये दोनों के बारे में भारत ये क्लेम करता है कि ये दोनों पाकिस्तानी शहरी हैं। जबकि जो तीसरा था वो आदिल हुसैन ठोकर, इसका ताल्लुक बताया जाता है अनंतनाग से और ये कहा जाता है कि यहाँ का रहने वाला है। और साथ भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि इन लोगों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता है इन लोगों को। अब इनकी तस्वीरें भी जारी कर दी और इनके नाम भी जारी कर दिए फौरी तौर पे वाकया होने के बाद। तो ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो गया? बंदे तो पकड़े नहीं गए अभी तक। फिर 20 लाख रुपए इतला देने पे उन्होंने इनाम का ऐलान भी कर दिया भारत ने। अच्छा, हुआ ये कि जब ये इंसिडेंट हुआ और फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ तो एएसपी गुलाम हुसैन साहब इसकी तहकीकात कर रहे थे वहाँ पे। उन्होंने इसकी इब्तदाई तहकीकात का आगाज़ किया, लेकिन अगले दिन वहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहुँच गई, जो इनका एक फेडरल इदारा है भारत का। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हुकाम वहाँ पे पहुँचे और अपने साथ फॉरेंसिक के कुछ माहिरीन भी लेकर आए। अब 22 को इंसिडेंट होता है और 24 तारीख को जो तहकीकात हैं वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास चली गई। यानी एक दिन के बाद जब वो पहुंचे तो तहकीकात ही उनके पास चली गई। जो मकामी तफ्तीशी था उससे तहकीकात वापस ले ली गई, एएसपी गुलाम हुसैन, और अब वो तहकीकात नहीं करेगा। अच्छा, जब फर्दर तहकीकात का इन्होंने दायरा बढ़ाया तो इन्होंने एक बंदे का नाम मजीद शामिल किया और ये जो चौथा नाम इन्होंने शामिल किया इसके बारे में कहते हैं फारूक अहमद उर्फ फारूक टेड़वा। अच्छा, मैं क्योंकि पाकिस्तान में हम रहते हैं तो पाकिस्तान में इस तरह के उल्टे नाम नहीं रखे जाते। ये टेड़वा कोई नाम नहीं होता, डींगा नाम हो सकता है, टेड़वा नाम नहीं होता। बहरहाल वो रख लेते हैं। और जैसे कि अजमल के साथ कसाब लगाया गया था, तो पाकिस्तान में कसाब का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, कसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल इन्होंने कहा जी चौथा नाम भी जो इस्तेमाल किया गया वो फारूक अहमद उर्फ फारूक टेड़वा, और उसके बारे में वो कहते हैं कि जी वो बॉर्डर के उस तरफ मौजूद था या आज़ाद कश्मीर में मौजूद था और वहाँ से हमले की निगरानी कर रहा था। आदिल हुसैन और फारूक अहमद, इनके मकानात भी तबाह कर दिए गए हैं अनंतनाग में। अब ये मैं आपको पहले भी बता रहा था कि भारत जो है वो वहाँ पे मकानों को तबाह कर रहा है बारूदी मवाद लगाकर, और अब ये बताया जा रहा है कि इन लोगों के मकानात तबाह किए गए हैं। कुछ और इंफॉर्मेशन इसमें आई है। रॉ के एक साबिक सरबराह हैं अमरजीत सिंह दुल्लत, इन्होंने भी जिम्मेदारी जो है वो भारत की मोदी सरकार के ऊपर डाली है। इन्होंने कहा जी वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारी सूरत हाल के लिए, और जंग के जो खदशात हैं उनके बारे में ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि कोई जंग नहीं लगने वाली इंडिया और पाकिस्तान की। ना इंडिया इतना पागल है कि पाकिस्तान के साथ कोई जंग करेगा। हाँ, विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर दोनों तरफ के लोग मिलजुल जाएं, तो पाकिस्तानी भी ज़रा जज्बाती हो जाएंगे, ज़रा नारे शारे लगा देंगे, और जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो थोड़ी सी रेलिवेंट हो जाएगी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पब्लिक की थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी फॉर द टाइम बीइंग। और इसी तरह जो है वो दूसरी जानिब इंडिया जो है वहाँ पे इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, ज़रा उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, एक तंजीम है, कश्मीरी तंजीम है TRF, इन्होंने कुछ दावे किए हैं और कुछ खुफिया दस्तावेज़ात जो हैं वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा के हवाले से इन्होंने मंजर आम पे लाए हैं और उन्होंने शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे। अब ये जो तंजीम है TRF, इसके ऊपर पहले इल्ज़ाम लगाया गया था, इन्होंने डिनाई किया। अच्छा, एक बड़ी बात और है, वो ये है कि अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। नॉर्मली ये होता है कि जब भी कोई दहशतगर्दी का अटैक होता है और दहशतगर्द कामयाब होते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो तंजीम जिन्होंने हमला करवाया होता है वो अपने नाम के लिए और अपने मकसद के लिए वो बताते हैं कि हमने ये हमला किया था और हमारा मकसद ये था। लेकिन इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की, तो अभी तक सारी चीज़ें अननोन हैं। अब ये जो TRF है इसने कुछ दावे किए हैं। उन्होंने कहा जी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा मुलव्विस है इस सारे खेल में। अब उन्होंने बताया क्या वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा जी अनंतनाग में कार्रवाई का जिक्र है इस दस्तावेजी सबूत के अंदर। फिर उन्होंने कहा जी कि इसमें यह भी शामिल है, लिखा हुआ है कि मीडिया को पहले से मुतहर्रिक रखा जाएगा। फिर सयाहों की आमदरफ्त के हवाले से या उनकी आमदरफ्त के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स लगाए जाएंगे जो पहले से जाके वो सारा ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। और फिर हमले के बाद जो गवाहों के बयानात हैं वो कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैसे उनको लेना है। फिर धुंधली वीडियोस की मदद से वाकई की तस्वीर दोबारा कैसे बनाई जाएंगी, सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, पाकिस्तान पे किस तरीके से फ़ौरन इल्ज़ाम लगाया जाएगा। और ऑपरेशन के लिए ख़ास तौर पे इस जो दस्तावेज़ है
जो मुबैना तौर पे डाली गई है कि ये रॉ की चोरी शुदा दस्तावेज है या वहां से लीक हुई है,